जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपका सेकंड पेपर का कोर्स टाइटल है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स सेकंड, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं। यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के आज एक ही वीडियो में आपके करा दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत जल्दी एग्जाम है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आपके आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। पेपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है सब कराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दिया जाता है इसका पीडीएफ नोट, जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट सेकंड अर्थात 41 नंबर प्रश्न से हम देखेंगे। 40 प्रश्न हम देख चुके हैं, जिसमें से आपके सीधे सीधे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी अन्य क्लासेस चाहिए और उसको आप कमेंट में अवश्य बताया करिए। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये सब आप बता देंगे तो आपके एग्ज़ाम से पहले आपके सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज़ का ध्यान में रख के बनाया जाता है, और कुछ का छूट जाता है तो उसमें आपके कमेंट्स आते हैं कि हाँ मेरे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहे हैं सर, आप जल्दी कंप्लीट कराइए। तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखे रहेंगे, कब आपके एग्ज़ाम में बताए रहेंगे, तो उसी हिसाब से आपकी वीडियोस बनती रहेंगी। चलिए देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सेकंड का यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व की संसदों की जननी किसे कहा गया है, मदर ऑफ पार्लियामेंट्स किसे कहा गया है? वह जो है ब्रिटिश संसद को कहा गया है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जो है दुनिया की सबसे पुरानी और प्रभावी प्रणालियों में से एक है, जिसने अधिकांश आधुनिक लोकतंत्रों को आधार प्रदान किया हुआ है। अब आपके एग्जाम नज़दीक हैं, सभी प्रश्न एक ही जो है वीडियो में कराए जाए हैं, तो जल्दी जल्दी आपके करा दिए जा रहे हैं। और अच्छे से आप रिवीजन इसको पूरा देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पर जो आपको नोट्स भेजा जाएगा फ्री ऑफ कास्ट जो कि भेजा जाता है, तो उसको ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। आपके जब भी एग्ज़ाम हो जाए तुरंत टेलीग्राम चैनल पर डीओसी स्कैनर या किसी भी ऐप से आप पीडीएफ बना के साफ भेज देंगे तो उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन आंसर की भी दे दी जाती है। चलिए देखते हैं 42वां प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट में प्रत्येक राज्य के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 2 स्थान आरक्षित हैं। 43 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की विधायी शक्तियों को किस अधिनियम द्वारा काफ़ी कम कर दिया गया है? यह 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा। 44 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड को विधायी प्रक्रिया में जनमत संग्रह का क्या महत्व है? स्विट्जरलैंड की जो विधायी प्रक्रिया है इसमें जनमत संग्रह का अर्थ है जनता संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, फ्रांस की नेशनल असेंबली के चुनाव के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यह 2 चरणों वाली एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अपनाई जाती है। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? भारतीय संसद में शून्यकाल का अर्थ है कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, जहां सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें उठाते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, सीनेट का शिष्टाचार की परंपरा किस देश से संबंधित है? तो यह यूएसए से संबंधित है। 48 नंबर प्रश्न, स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? यह जो है विकल्प बी और सी, इसमें दोनों राइट हो जाएगा। संघीय परिषद और न्यायाधीशों के चुनाव के लिए और युद्ध की घोषणा के लिए जो है संयुक्त बैठक होती है स्विट्जरलैंड में संघीय सभा की। अगला प्रश्न है 49 नंबर, फ्रांस में संसद की कानून बनाने की शक्ति किन विषयों तक सीमित है? तो यह केवल उन विषयों पर जो संविधान के अनुच्छेद 34 में सूचीबद्ध हैं। 50 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के बारे में डाइसी का क्या महत्व है? डाइसी का महत्व यह है कि संसद संप्रभु है और वह कुछ भी कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष बनाने की। अगला प्रश्न 51 नंबर, अमेरिका में फिलिबस्टर का क्या अर्थ है? फिलिबस्टर का अर्थ है कि सीनेट में किसी विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए अत्यधिक लंबी बहस करना। 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति उसे लोकसभा से अधिक प्राप्त है? यह जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, अनुच्छेद 312। 53 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में नेशनल काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यह जो है 200 होती है। अगला प्रश्न 54 नंबर, फ्रांस में सीनेट का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह जो है 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आध्यात्मिक लॉर्ड्स की संख्या कितनी है? तो यह 26 है। अगला प्रश्न
56 नंबर, लैम डक सत्र का क्या अर्थ है? लैम डक सत्र का है नई संसद के चुनाव के बाद पुरानी संसद का अंतिम सत्र। 57 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में लैंड्सगेमेंड का क्या अर्थ है? लैंड्सगेमेंड का अर्थ है कि खुली हवा में होने वाली सभा, जनसभा, जहां नागरिक सीधे हाथ उठाकर कानून बनाते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में जो ब्लॉक वोट की प्रक्रिया है वो उसका उद्देश्य क्या है? तो सरकार द्वारा संसद को पूरे विधेयक पर एक साथ मतदान के लिए विवश करना ताकि संशोधनों पर चर्चा न हो सके। 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 108 में है। 60 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी कांग्रेस में कमेटी सिस्टम को लघु विधानमंडल क्यों कहा जाता है? इसे लघु विधानमंडल कहा जाता है क्योंकि विधेयकों का वास्तविक भाग्य और विस्तृत चर्चा समितियों में ही निर्धारित होती है। 61 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में एक बार स्पीकर हमेशा स्पीकर की परंपरा का क्या अर्थ है? एक बार चुने जाने पर वह अपने दल से इस्तीफा दे देता है और अगले चुनाव में निर्विरोध चुना जाता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, स्विट्जरलैंड में यदि दोनों सदनों नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बीच मतभेद हो जाता है तो उसे कैसे सुलझाया जाता है? यह सुलझाया जाता है मेल मिलाप समिति द्वारा सुलझाया जाता है। 63 नंबर प्रश्न, फ्रांस में अनुच्छेद 49.3 जो है उसके सरकार को क्या शक्ति देता है? यह शक्ति देता है बिना मतदान के विधेयक पारित करने की शक्ति यदि अविश्वास प्रस्ताव न लगाया जाए। अगला प्रश्न है 64 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का प्रस्ताव कौन पेश करता है? तो यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रस्तुत करते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, सभी लोकसभा से होते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट कौन बनाता है? तो यह जो है विपक्षी दल बनाते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में विधायी पहल के लिए कितने नागरिकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? कुल मिलाकर यह जो है 1 लाख सदस्यों नागरिकों के हस्ताक्षर इसमें स्विट्जरलैंड में विधायी पहल के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 68 नंबर, फ्रांस में सीनेट को कृषि प्रधान सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके निर्वाचक मंडल में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के प्रतिनिधियों का बाहुल्य होता है। 69 नंबर प्रश्न है आपका, 69 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी कांग्रेस के सम्मेलन समिति का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है दोनों सदनों द्वारा अलग अलग संस्करणों में पारित एक ही विधेयक के मतभेदों को दूर करना। 70 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के सत्र को आहूत कौन करता है? तो यह सम्राट अर्थात प्रधानमंत्री का सलाह पर करता है। 71 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 110 में है। 72 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में सीनेट की अध्यक्षता कौन करता है? अमेरिका में सीनेट की अध्यक्षता जो है वह उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष के रूप में करता है। 73 नंबर प्रश्न, स्विट्जरलैंड में संघीय सभा का कार्यकाल कितना होता है? यह 4 वर्ष होता है। 74 नंबर प्रश्न, फ्रांस में ऑर्गेनिक कानून क्या है? वे कानून जो संविधान के अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या करते हैं और जिन्हें विशेष बहुमत से पारित करना होता है वे ऑर्गेनिक कानून कहलाते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में गिलोटीन का विधायी प्रक्रिया में क्या उपयोग है? चर्चा को समाप्त कर सीधे मतदान कराना जो है विधायी प्रक्रिया में गिलोटीन का विधायी प्रक्रिया का उपयोग है। 76 नंबर प्रश्न है, प्रश्नोत्तर काल की परंपरा किस देश की देन है? यह जो है यूके की देन है। 76 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद में कोरम के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो कुल सदस्यों का 1/10 जो है कोरम के लिए भारतीय संसद में अनिवार्य है। 78 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 435 होती है। 79 नंबर प्रश्न, स्विट्जरलैंड में अनिवार्य जनमत संग्रह कब आवश्यक होता है? यह संविधान में किसी भी संशोधन के लिए आवश्यक होता है। 80 नंबर प्रश्न, फ्रांस में सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? एक निर्वाचक मंडल जिसमें नेशनल असेंबली के सदस्य और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं वह निर्वाचन करते हैं। यूनिट 3 के हम देखेंगे प्रश्न जिसमें न्यायपालिका पर आधारित हमें प्रश्न देखने हैं 81 से 120 प्रश्न तक, जिसमें पहला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध वाद अर्थात किस केस में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति की घोषणा की हुई थी? यह मार्बरी बनाम मेडिसन में 1803 में की गई थी। 82 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में 2009 से पूर्व सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कौन कार्य करता था?
तो वह जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते थे। 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया है? यह केशवानंद भारती जो हैं उनके केस में 1973 में किया गया है। 84 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय कानूनों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि जनमत संग्रह के माध्यम से जनता ही अंतिम संप्रभु होती है। 85 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ड्रोइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है। 86 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उन्हें जो है संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। 87 नंबर प्रश्न है, कानून की उचित प्रक्रिया किस देश के संविधान की मुख्य विशेषता है? तो यह यूएसए की विशेषता है। 88 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में विधि का शासन क्या अर्थ है? विधि का जो शासन है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कानून के सामने सभी समान है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न 89 नंबर, स्विट्जरलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव कौन करता है? यह संघीय सभा करती है। 90 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में संवैधानिक परिषद का मुख्य कार्य क्या है? कानूनों के लागू होने से पहले उनकी संवैधानिकता की जांच करना जो है संवैधानिक परिषद का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न 91 नंबर है, भारत में न्यायिक सक्रियता का श्रेय किसे दिया जाता है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती को दिया जाता है। जब आप रिवीजन करेंगे टेलीग्राम चैनल इस नोट से तो आप इसकी व्याख्या भी अवश्य पढ़िएगा और भी प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, जिससे घुमा फिरा के भी पूछे तो आप अच्छे से बता पाएँ। 92 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल मिलाकर 9 न्यायाधीश होते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश न्यायपालिका के बारे में संसद संप्रभु है का क्या प्रभाव पड़ता है? संसद संप्रभु है, इसका प्रभाव यह पड़ता है कि न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। 94 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह जो है लॉजेन में स्थित है। 95 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में न्यायपालिका की उच्च परिषद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और अनुशासन सुनिश्चित करना। 96 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो यह अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, 226 अनुच्छेद से हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जा सकती है। 97 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह निष्पक्ष सुनवाई और किसी को बिना सुने सजा न देना पर आधारित है। अगला प्रश्न 98 नंबर, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किन मामलों में है? यह राजदूतों से संबंधित और राज्यों के बीच के विवादों में है। 99 नंबर प्रश्न, स्विट्जरलैंड में कैंटन की अपनी स्वतंत्रता न्यायपालिका होती है? हाँ, प्रत्येक कैंटन का अपना अदालती ढांचा होता है। 100 नंबर प्रश्न, फ्रांस में कोर्ट ऑफ कैसेशन का क्या कार्य है? उनका कार्य है नागरिक और आपराधिक मामलों में निचली अदालतों के फैसलों की अंतिम व्याख्या करना। 101 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली क्या है? वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह जो नियुक्तियों की सिफारिश करता है, यही कोलेजियम प्रणाली है। 102 नंबर प्रश्न, ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर के पद ने जो है 2005 में क्या बदलाव हुआ था? वह अब न्यायपालिका की प्रमुख नहीं रहा, केवल एक कैबिनेट मंत्री रह गया है जो लॉर्ड चांसलर होते थे। अगला प्रश्न है 103 नंबर, पृथक्करणिकता का सिद्धांत जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है जो है उसका न्यायपालिका कब अपनाती है? यह जो है जब कानून का केवल एक हिस्सा असंवैधानिक हो और उसे शेष कानून से अलग किया जा सके तो इसे अपनाती है। 104 नंबर प्रश्न, अमेरिकी न्यायपालिका को संविधान का तीसरा सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपनी व्याख्याओं के जरिए वह कानूनों को नया रूप देती है। 105 नंबर प्रश्न, स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर वर्तमान में 38 है। 106 नंबर प्रश्न, फ्रांस में स्टेट काउंसिल का दोहरा कार्य क्या है? सरकार को कानूनी सलाह देना और प्रशासकीय न्याय का सर्वोच्च न्यायालय होना जो है स्टेट काउंसिल का दोहरा कार्य है। 107 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही घोषणाओं की समीक्षा करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 137 है। 108 नंबर प्रश्न, ब्रिटेन में न्यायाधीशों को हटाने के लिए संयुक्त संबोधन क्या है? संयुक्त संबोधन का अर्थ है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा सम्राट से न्यायाधीश को हटाने का औपचारिक अनुरोध करना। 109 नंबर प्रश्न, अपीलीय क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है?
निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध सुनवाई करना अपीलीय क्षेत्राधिकार है। 110 नंबर, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीनेट की पुष्टि का क्या महत्व है? यह कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का एक शक्तिशाली साधन है। 111 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में संघीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है? यह जो है बेलिंजोना में उपस्थित है। 112 नंबर प्रश्न, फ्रांस में संवैधानिक परिषद के पूर्व राष्ट्रपतियों को क्या अधिकार प्राप्त है? तो उन्हें जो है वे आजीवन सदस्य बन सकते हैं, यह अधिकार प्राप्त है। 113 नंबर प्रश्न, क्यू वारंटो रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह पूछना कि किसी व्यक्ति ने किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण किया हुआ है, यह क्यू वारंटो रिट का मुख्य उद्देश्य है। 114 नंबर प्रश्न, अमेरिकी न्यायपालिका के स्वर्ण युग के रूप में किसे जाना जाता है? तो वारेन कोर्ट को जाना जाता है। अगला प्रश्न 115 नंबर, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का न्यायिक पक्ष भारत में किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह जो है अनुच्छेद 44 DPSP से संबंधित है। 116 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यह जो है 70 वर्ष है। अगला प्रश्न है 117 नंबर, स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का चयन करते समय किसका ध्यान रखा जाता है? तो भाषाई और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाता है। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन का ध्यान रखा जाता है। 118 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में न्यायपालिका का निजी कानून किस कोड पर आधारित है? तो यह जो है नेपोलियन कोड पर आधारित है। 119 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने के अधिकार से संबंधित है। 120 नंबर प्रश्न, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। 121 नंबर प्रश्न हम देखेंगे यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही को किस प्रकार की सत्ता का हिस्सा माना है? तो उसे जो है तार्किक कानूनी सत्ता का हिस्सा माना है। 122 नंबर प्रश्न है, फ्रेडरिक्स के प्रिज्मी समाज में नौकरशाही की क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता हेटेरोजेनिटी और औपचारिकतावाद की है। अगला प्रश्न 123 नंबर, प्रतिनिधित्व का ट्रस्टी मॉडल क्या सुझाता है? तो यह प्रतिनिधि को निर्वाचित होने के बाद अपने विवेक और राष्ट्रीय हित में निर्णय लेना चाहिए सिखाता है। 124 नंबर प्रश्न, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली में मतदाता किसे वोट देता है? राजनीतिक दल की सूची को महत्व देता है। 125 नंबर प्रश्न, रॉल्फ डॉहरेडोर्फ जो हैं उनके अनुसार राजनीतिक संघर्ष का मूल कारण क्या है? मूल कारण उनका सत्ता और अधिकार का असमान वितरण है। 126 नंबर प्रश्न है, लुईस कोसर ने संघर्ष के किस पहलू पर जोर दिया है? लुईस कोसर ने संघर्ष के सकारात्मक और प्रकार्यात्मक पहलू पर जोर दिया है। 127 नंबर प्रश्न है, स्पॉइल्स सिस्टम का संबंध किस देश की नौकरशाही के इतिहास से है? तो यह USA के जो है नौकरशाही के इतिहास से है। 128 नंबर प्रश्न, प्रतिबद्ध नौकरशाही की मांग भारत में कब उठी थी? तो यह 1970 के दशक में उठी थी। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का सबसे प्रभावी साधन क्या है? जनमत संग्रह और लोक पहल। 130 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में एलीट नौकरशाही का निर्माण कौन सी संस्था करती है? तो ENA इकोल नेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह जो है नौकरशाही का निर्माण फ्रांस में करती है। 131 नंबर प्रश्न, लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? लाल फीताशाही का अर्थ है नियमों और औपचारिकताओं का इतना सख्त पालन कि कार्य में अत्यधिक देरी हो। 132 नंबर, प्रतिनिधित्व का मैंडेट मॉडल क्या है? मैंडेट मॉडल जो है प्रतिनिधित्व का दल को मिला चुनाव घोषणा पत्र ही उसके द्वारा कार्यों का आधार होता है। 133 नंबर प्रश्न, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? थॉमस हेयर को माना जाता है। 134 नंबर प्रश्न, अल्पतंत्र का लौह नियम किसने दिया हुआ था? रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया हुआ था। 135 नंबर प्रश्न है, कलेक्ट्स की अवधारणा रिक्स ने किसके लिए दी थी? यह जो है प्रिज्मी समाज में वे समूह जो आधुनिक हितों और पारंपरिक वफादारी का मिश्रण होते हैं उनको जो है अवधारणा रिक्स ने दी हुई थी। अगला प्रश्न 136 नंबर, राजनीतिक संघर्ष का मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो यह जो है वर्ग संघर्ष पर आधारित है। 137 नंबर प्रश्न, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन का विचार ब्रिटिश इतिहास में किसके संदर्भ में था? यह जो है अमेरिकी उपनिवेशों का तर्क कि संसद में उनके बिना भी उनके हितों का ध्यान रखा जाता है उससे संबंधित था। 138 नंबर प्रश्न है,
मेरिट सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? मेरिट सिस्टम का मुख्य लाभ है प्रशासन में कार्य कुशलता और निष्पक्षता होती है। 139 नंबर प्रश्न है, सेंसस मताधिकार का अर्थ क्या है? केवल उन लोगों को वोट का अधिकार देना जो एक निश्चित संपत्ति या कर देते हैं। 140 नंबर प्रश्न, शून्य योग संघर्ष का क्या अर्थ है? शून्य योग संघर्ष का अर्थ है एक पक्ष की जीत, दूसरे पक्ष की पूर्ण हार, लाभ बराबर हानि। अगला प्रश्न 141 नंबर, जनरल विल प्रतिनिधित्व का आधार किसने माना था? यह जे रूसो ने माना हुआ था, जीन जैक्स रूसो ने। 142 नंबर प्रश्न, नौकरशाही के गार्डियन मॉडल का उदाहरण क्या है? प्राचीन चीन की जो नौकरशाही वो गार्डियन मॉडल का उदाहरण है। 143 नंबर प्रश्न, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सबसे बड़ा गुण क्या है? यह छोटे दलों और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देती है। 144 नंबर प्रश्न है, शक्ति अभिजन की अवधारणा किसने दी हुई थी? सी राइट मिल्स ने दी हुई थी। 145 नंबर प्रश्न, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को और क्या कहा जाता है? तो इसे बहुलवादी प्रणाली कहा जाता है। 146 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही के पैटर्नेज मॉडल का क्या अर्थ है? पैटर्नेज मॉडल का अर्थ है कि राजनीतिक संबंधों और वफादारी के आधार पर सरकारी पद देना। 147 नंबर प्रश्न है, हित समूहन का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो यह राजनीतिक दल करते हैं। 148 नंबर प्रश्न है, वर्ग चेतना किस विचारक के संघर्ष सिद्धांत का केंद्र है? तो यह कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत का केंद्र है। 149 नंबर प्रश्न, फ्रांस में प्रीफेक्ट का पद क्या दर्शाता है? यह जो है केंद्र सरकार का क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण रखता है, यह दर्शाता है। 150 नंबर प्रश्न है, गेरी मेंडरिंग जो है उसका अर्थ क्या है? गेरी मेंडरिंग का अर्थ है चुनावी जिलों की सीमाओं को इस प्रकार बदलना कि सत्तारूढ़ दल को लाभ हो। 151 नंबर प्रश्न, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट का क्या अर्थ है? व्यक्तियों को राजनीतिक भूमिकाओं और पदों के लिए चयन करना। 152 नंबर प्रश्न, प्रतिनिधित्व का मिरर थ्योरी क्या है? मिरर थ्योरी जो है वह विधायिका को समाज का सटीक प्रतिबिंब होना, जाति धर्म लिंग के आधार पर। अगला प्रश्न है 153 नंबर, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की कमी नौकरशाही में क्या पैदा करती है? तो यह अस्थिरता और भ्रष्टाचार पैदा करती है। 154 नंबर प्रश्न है, प्लूरलिस्ट लोकतंत्र में शक्ति कहाँ होती है? यह जो है समाज के विभिन्न समूहों, मजदूर संघ, व्यापारिक संघ आदि के बीच जो है यह विभाजित होती है। 155 नंबर प्रश्न, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स नौकरशाही में कब होता है? यह जब नियम ही साध्य बन जाएं और वास्तविक उद्देश्य पीछे छूट जाएं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स नौकरशाही में होता है। अगला प्रश्न है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का आधार क्या है? व्यवसाय या पेशा, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर का प्रतिनिधित्व, ये जो है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार हैं। 157 नंबर प्रश्न है, स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वह राजनीतिक संघर्ष में क्या है? वह जो है समाज की संरचना में निहित असमानता जो लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखती हैं। 158 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में सभ्य सेवा का स्तर ABCD किस आधार पर है? तो यह जो है शिक्षा के स्तर और जिम्मेदारी के आधार पर है। 159 नंबर प्रश्न है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म किस प्रकार की व्यवस्था की विशेषता है? यह साम्यवादी, मार्क्सवादी दल और नौकरशाही पर की विशेषता है। अगला प्रश्न 160 नंबर, नौकरशाही का राजनीतिकरण का क्या परिणाम होता है? यह जो है निष्पक्षता का और अंत और पदोन्नति में पक्षपात होता है। यूनिट 5 हम पहुंच गए, लास्ट यूनिट हमारा। तो देखिए सभी आपके यह जो क्वेश्चन है अच्छे से कराए जा रहे हैं, तब भी आपको कोई डाउट रहता है तो अवश्य पूछिएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनका रिवीजन अवश्य करके जाइए। आप मान लीजिए अभी आपका टाइम है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, और आपको पेपर फर्स्ट वीडियो आप देखें तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से लगभग प्रश्न आपको मिल जाते हैं। इसको अगर आप चाहें तो 2 बार देख सकते हैं, या 1 बार देख के बस रिवीजन करके अच्छे से पढ़ के चले जाइए। जब एग्ज़ाम रहे उसके सुबह आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए नोट से, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए लास्ट आपका यूनिट जो है 161 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है और 200 प्रश्न पूरे आपके तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यूनिट 5 का पूरे आपके सिलेबस का 161वां प्रश्न है, लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में विकास के कितने आयाम बताए हैं? तो इन्होंने 3 आयाम बताए हैं। राजनीतिक संस्कृति के 3 घटक संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यनात्मक जो है यह किसने बताए हैं? यह जो है आलमंड और पावेल ने बताए हुए हैं।
163 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिकल डीके या राजनीतिक क्षय की अवधारणा का संबंध किससे है? सैमुअल हंटिंगटन से है। अगला प्रश्न 164 नंबर, जनमत के निर्माण में प्रेस की भूमिका को क्या कहा जाता है? तो इन्हें चौथा स्तंभ कहा जाता है। 165 नंबर, राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक प्रमुख लक्ष्य लौकिकीकरण है, इसका क्या अर्थ होता है? लौकिकीकरण का अर्थ होता है राजनीति और प्रशासन का धार्मिक प्रभाव से मुक्त होकर तर्कसंगत बनना। 166 नंबर प्रश्न है, संकुचित राजनीतिक संस्कृति कहाँ पाई जाती है? या पारंपरिक और पिछड़े समाजों में जहाँ लोगों को सरकार की कोई जानकारी नहीं होती वहाँ पाई जाती है। 167 नंबर प्रश्न, राजनीतिक विकास का कौन सा संकट जनता की सरकार की नीतियों तक पहुँच से संबंधित है? यह जो है प्रवेश का संकट है। 168 नंबर प्रश्न है, एडवर्ड सिल्स ने विकासशील देशों के लिए कौन सा मॉडल दिया है? तो इसने आधुनिकता की ओर बढ़ता अल्पतंत्र का मॉडल दिया है। 169 नंबर प्रश्न है, जनमत के अध्ययन के लिए स्ट्रापोल क्या है? स्ट्रापोल का अर्थ होता है जनमत को जानने के लिए किया गया और एक अनौपचारिक और त्वरित सर्वेक्षण। 170 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण किसने माना हुआ है? यह डैनियल लर्नर ने माना हुआ है। 171 नंबर प्रश्न, विकास सिंड्रोम विभेदीकरण का क्या अर्थ है? विकास सिंड्रोम में जो विभेदीकरण है उसका अर्थ है कि विशिष्ट राजनीतिक कार्यों के लिए विशेष संस्थाओं और संरचनाओं का विकास। 172 नंबर प्रश्न, आलमंड और वर्बा के अनुसार प्रजाभावी संस्कृति क्या है? यह लोग सरकार के बारे में जानते हैं और आज्ञा पालन करते हैं लेकिन सक्रिय भाग नहीं लेते हैं, यह प्रजाभावी संस्कृति है। 173 नंबर प्रश्न, वितरण का संकट जो है राजनीतिक विकास में कब आता है? तो यह जब सरकार संसाधनों और सेवाओं का समाज में उचित बंटवारा नहीं कर पाती है तब आता है। 174 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक संस्थागतकरण के 4 मापदंड अनुकूलनशीलता, जटिलता, स्वायत्तता और सुसंगति यह किसने दिए हुए हैं? यह जो है सैमुअल हंटिंगटन ने दिए हुए हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, पता चले आपसे ऑप्शन में पूछ ले। जो सैमुअल हंटिंगटन हैं उन्होंने राजनीति संस्थागतकरण में जो 4 मापदंड दिए हैं उनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा एक है? 3 अलग दे दिए, इसमें से एक दीजिए कौन सा है चुनना हो, और इसमें से 3 दे के एक अलग दे दिए कौन सा नहीं है चुनना है। तो आप इसको ध्यान से लगाइएगा, ध्यान से इसको याद कर लीजिए। 4 मापदंड अनुकूलनशीलता, जटिलता, स्वायत्तता और सुसंगति है। अगला प्रश्न है 175 नंबर प्रश्न, जनमत के संदर्भ में एजेंडा सेटिंग का क्या कार्य है? एजेंडा सेटिंग जो है मीडिया द्वारा यह तय करना कि जनता को किन मुद्दों पर सोचना और चर्चा करनी है। अगला प्रश्न 176 नंबर, परंपरा बनाम आधुनिकता के संघर्ष को समझने के लिए पैटर्न वेरिएबल्स किसने दिए हुए हैं? यह तालकट पार्सन्स ने दिए हुए हैं। 177 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक विकास की दिशा के बारे में सामान्य धारणा क्या है? यह बहुदिशीय हो सकता है लेकिन सामान्यतः आधुनिकीकरण की ओर होता है। 178 नंबर प्रश्न है, सिविक कल्चर का आदर्श उदाहरण आलमंड ने किसे माना है? यह जो है ब्रिटेन और अमेरिका ने माना हुआ है। 179 नंबर प्रश्न, राजनीतिक समाजीकरण और प्राथमिक अभिकरण क्या है? यह जो है परिवार है। अगला प्रश्न 180 नंबर, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए आर्थिक विकास को अनिवार्य किसने माना है? एम लिप्सेट जो थे उन्होंने माना है। 181 नंबर प्रश्न, जनमत संग्रह किस प्रकार की लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। 182 नंबर प्रश्न, राजनीतिक संचार को राजनीतिक व्यवस्था की नसों अर्थात नर्व्स किसने कहा हुआ है? कार्ल डायच ने कहा हुआ है। 183 नंबर प्रश्न, विकास सिंड्रोम में क्षमता का क्या अर्थ है? राजनीतिक व्यवस्था द्वारा सामाजिक मांगों का समाधान करने और आदेशों को लागू करने की योग्यता जो है वह विकास सिंड्रोम में क्षमता का अर्थ है। 144 नंबर प्रश्न, पॉलिटिकल आधुनिकीकरण का एक नकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका नकारात्मक जो है परिणाम हो सकता है सांस्कृतिक अलगाव और पहचान का खोना। 185 नंबर प्रश्न, राजनीतिक पहचान का संकट कब होता है? जब नागरिक देश के बजाय अपनी जाति या कबीले से अधिक जुड़ाव महसूस करें तो राजनीतिक पहचान का संकट होता है। 186 नंबर प्रश्न, आलमंड के अनुसार आउटपुट कार्यों में कौन शामिल है? नियम निर्माण, नियम प्रयोग और नियम निर्णय शामिल हैं। अगला प्रश्न है 187 नंबर, जनमत को मापने का सबसे वैज्ञानिक तरीका क्या है? रैंडम सैंपलिंग पर आधारित ओपिनियन पोल होते हैं। 188 नंबर प्रश्न, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा
किस दशक में अधिक लोकप्रिय हुई है? तो यह 1950 और 1960 के दशक में अधिक लोकप्रिय हुई है। 189 नंबर प्रश्न है, प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनकी मुख्य विशेषता, नागरिक सक्रिय रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया और चुनाव में भाग लेते हैं। 190 नंबर प्रश्न है, वैधता का क्या अर्थ है? वैधता का अर्थ है जनता का यह विश्वास कि सरकार को शासन करने का नैतिक और कानूनी अधिकार है। 191 नंबर प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जनमत को कैसे प्रभावित करता है? तो यह जनमत एक तरफा और भ्रामक हो जाता है। 192 नंबर प्रश्न है आपका, राजनीतिक विकास का कौन सा दृष्टिकोण निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़ा हुआ है, या मार्क्सवादी या नव मार्क्सवादी जो सिद्धांत है यह जुड़ा है। 193 नंबर, सोशल मीडिया ने जनमत निर्माण को कैसे बदला है? इसे अधिक लोकतांत्रिक और तीव्र बनाया है, लेकिन फेक न्यूज़ का खतरा भी इसमें बढ़ गया है। 194 नंबर प्रश्न है, डेमोक्रेटिक जो कंसोलिडेशन है उसका क्या है? डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन यह क्या है? यह जो लोकतंत्र का इतना गहरा और अस्थायी होना कि उसे पलटना असंभव हो जाए। 195 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक आधुनिकीकरण में सेना की भूमिका को आधुनिकीकरण का अभिकर्ता किसने माना है? लुसियन पाई और हंटिंगटन ने माना हुआ है। 196 नंबर प्रश्न, साइलेंट मेजॉरिटी का क्या अर्थ है? साइलेंट मेजॉरिटी का अर्थ है जनता का वह बड़ा हिस्सा जो सक्रिय रूप से विरोध या प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन चुपचाप व्यवस्था का समर्थन करता है। 197 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक एकीकरण का क्या लक्ष्य है? राजनीतिक एकीकरण का लक्ष्य विविध समूहों को एक साझा राजनीतिक समुदाय में बांधना। 198 नंबर प्रश्न है, जनमत को पशुवत किसने कहा था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था। 199 नंबर प्रश्न, आधुनिकीकरण के चरणों में रोस्टोव का अंतिम चरण क्या है? उच्च जन उपभोग का युग जो है अंतिम चरण है। 200 नंबर अंतिम प्रश्न आपका, तुलनात्मक राजनीति का सिस्टम दृष्टिकोण राजनीति को क्या मानता है? यह जो है तुलनात्मक राजनीति का जो सिस्टम दृष्टिकोण है, यह राजनीति को निवेश को निर्गत में बदलने वाली प्रक्रिया मानता है। इस प्रकार से आपके पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बता दिए। इसका नोट्स लेकर रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और एग्ज़ाम जब आपका हो जाए तो क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा, फिर मूल्यांकन कराया जाएगा, उसमें कमेंट में बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।